वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 10 दैट इज़ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हम लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ एडोलेसेंस, पुबर्टी, व्हाट आर द चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग पुबर्टी, साथ में व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर के, लेकिन उससे पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्टिव फेज़ ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेज़ कौन सी होती है ह्यूमंस की लाइफ में? जब आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था, एडोलेसेंट जो हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जब उनके टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स में। जब टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, ओवरीज ओवा और एग्स प्रोड्यूस करती हैं, उस टाइम पे एडोलेसेंट जो होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और जो कैपेसिटी होती है मैचुरेशन की और प्रोडक्शन की किसकी गैमेट्स की, वो कब तक चलती रहती है? बहुत लंबे समय तक चलती रहती है मेल्स में एज़ कंपेरिजन टू फीमेल्स। मेल्स में ये ज़्यादा देर के लिए चलती है। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज़ जो होती है लाइफ की बिगिन करती है पुबर्टी के टाइम पे, मीन्स 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज के टाइम पे। और जनरली ये कब तक चलती रहती है? 45 to 50 ईयर्स तक। ओवा जो है वो मैच्योर होता है किसके साथ? ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। जब एक ओवम जो होता है वो मैच्योर होता है और जो रिलीज़ होता है किसी एक ओवरी से 28 से लेके 30 डेज़ में। याद रखिए, एक ओवम जब मैच्योर होता है वो रिलीज़ हो जाता है किसी ओवरी से, एक ओवरी से, क्योंकि पेयर होता है ना ओवरीज का, उनमें से किसी एक में से रिलीज़ हो जाता है, वो भी 28 में से 30 डेज़ तक के अंदर। तो इस पीरियड में जो वॉल होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है ताकि वो रिसीव कर सके एग को। इन केस अगर ये फर्टिलाइज हो जाए तो ये डेवलप हो जाती है और उसका रिज़ल्ट हो जाता है प्रेगनेंसी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो रिलीज एग जो है और जो थिक सी लाइनिंग जो बनी ना, उसकी वॉल बनी ना यूट्रस की, इस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड आउट, वो मतलब ओपन हो जाती हैं। और ये काजेज़ के कारण क्या होती है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है वूमेन में, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन जब एक बार होती है, स्टार्ट होती है कितने दिनों के बाद? 28 to 30 डेज़ के बाद। पहला मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है वो बिगिन करता है पुबर्टी की स्टेज में, उसे हम क्या कहते हैं? मेनार्के। याद रखिए, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? मेनार्के कहते हैं। तो 45 से 50 ईयर्स की एज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये स्टॉप हो जाता है, और इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टॉप होने को हम मेनोपॉज कहते हैं। याद रखिए, स्टार्ट होने की स्टेज को, फर्स्ट फ्लो को हम बोलते हैं मेनार्क, प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और स्टॉपेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। इसे रेगुलर होने में कुछ टाइम लगता है। मीन्स पहले जो है हो सकता है कभी हो कभी ना हो, लेकिन उसके बाद में क्या आ जाती है? रेगुलरिटी आ जाती है। आफ्टर 28 to 30 डेज एवरी मंथ में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो बिगिन होता है, स्टार्ट होता ही होता है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। साइकिल के अंदर क्या होती है? मैचुराइजेशन होती है, एग मैच्योर हो जाता है, वो रिलीज़ होता है, फिर थिकनिंग होती है यूट्रिन वॉल की और उसका ब्रेकडाउन होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं हो। इन केस अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो एग डिवाइड हो जाता है, उसके बाद वो एम्बेडेड में जुड़ जाता है, वहीं पे उसकी जगह बन जाती है, प्लेस बन जाता है यूट्रस के अंदर। वहाँ पे उसकी क्या होती है? फिर से डेवलपमेंट होती है, जो कि आपने चैप्टर 9 में भी डिस्कस किया था कि जब डेवलपमेंट जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर वो एम्ब्रायो बनता है। ये सब हमने चैप्टर 9 में ऑलरेडी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है कि किसी भी बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वेदर इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। जब इनसाइड द फर्टिलाइज एग, जब आप ये बोल सकते हो कि जाइगोट जो है, मीन्स जो फर्टिलाइज एग होता है, जो जाइगोट होता है, उसके अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है बेबी के सेक्स की। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये प्रेजेंट होती है किसमें? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये भी हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया था। ये फर्टिलाइज एग के अंदर होते हैं। आपको चैप्टर 8 में याद होगा, जब हमने सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस जो होता है सेल का, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। कहाँ पे? उनके न्यूक्लियस में, जो उनके सेल के न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर। उनमें से 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। याद रखिए, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, उसमें से ओनली कितने? देयर आर द सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, वन इज़ एक्स एंड अनदर इज़ वाई।
फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल के अंदर एक एक्स होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। याद रखिए, फीमेल के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, और मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। जो गैमेट्स होते हैं, वेदर इट इज़ एग और जो स्पर्म जो भी है, उनके अंदर सिर्फ एक सेट होता है क्रोमोसोम का। जो अनफर्टिलाइज एग होता है, अनफर्टिलाइज में जिसकी फर्टिलाइजेशन अभी नहीं होती, उसके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। याद रखिए, अनफर्टिलाइज जो एग होता है जिसकी फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई होती, उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन जो स्पर्म्स हैं, मेल गैमेट्स जो आप बोल सकते हो, उसमें 2 टाइप हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया। उसमें एक एक्स टाइप है, दूसरा कौन सा है, वाई टाइप है। एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है। जैसे यहाँ पे फिगर में भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्स एक्स किसके अंदर होते हैं, ये दोनों एक्स के अंदर, एक्स के अंदर एक ही एक्स होता है उस टाइम पे, और ये स्पर्म्स के अंदर, जो मेल गैमेट के अंदर एक एक्स होता है, एक वाई होता है। जो स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम जो है, अगर वो फर्टिलाइज करता है एग को, तो जाइगोट के अंदर 2 एक्स और एक्स क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। अगर एक्स वाला एक्स के साथ मिला, ठीक है, तो 2 एक्स वाले आ गए। जब 2 एक्स वाले कंबाइन होंगे, वो किस में होते हैं, गर्ल्स में होते हैं, ठीक है। अगर स्पर्म कंट्रीब्यूट करता है अपने वाई क्रोमोसोम को, तो यहाँ पे कौन सा पेयर बन जाएगा आपका, एक्स वाई का, और एक्स वाई का किस में होता है, मेल में आता है। तो मीन्स अगर आपके एक्स एक्स जुड़ते हैं तो आपका फीमेल चाइल्ड बनेगा, अगर आपका एक्स और वाई जुड़ते हैं तो आपका मेल चाइल्ड बनेगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फादर के, वो ही डिटरमाइन करते हैं सेक्स किसका, अनबॉर्न बेबी का। और ये जो बिलीफ है कि माँ ही रिस्पॉन्सिबल होती है बेटी के लिए, जब बेटे के लिए, ये कम्प्लीटली गलत है। ये जो ब्लेम किया जाता है, ये टोटली अनजस्टिफाइड है। ये सारा ब्लेम किसको जाता है, ओनली फादर को। नेक्स्ट हमारा है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन को छोड़ के और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, आपने फिगर देखी 10.3 को दोबारा देखिए। हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रेट कहाँ से हो रहे हैं, पिट्यूटरी से हो रहे हैं, वहाँ से स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से टेस्टिस और ओवरीज से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके हार्मोन्स। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वही आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और ये अटैच किसके साथ होता है, ब्रेन के साथ। याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो इन सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो किसके साथ अटैच होता है, ब्रेन के साथ। इसके साथ पिट्यूटरी के साथ साथ जो टेस्टिस और ओवरीज भी हैं, और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे थायराइड ग्लैंड होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, एडर्नल ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ टेस्टिस, ओवरीज और भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उनके नाम हैं थायराइड, पैंक्रियास एंड एड्रेनल। ये फिगर देखिए 10.5 फिगर आपको यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका ब्रेन के साथ, ये आपका थायराइड ग्लैंड गले के साथ, ये देखिए स्टोमक के पास एड्रेनल ग्लैंड, ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ये पोजीशन है ओवरी की इन फीमेल, ये टेस्टिस बताया गया है, ठीक है। बुजुर्ग पहेली एक बार जाते हैं अपनी आंटी के पास जाते हैं, जो कि एक डॉक्टर है, और उन्हें याद है कि एक बॉय जिसका नेम था काका, उसका बहुत बड़ा और बल्गिंग सा थ्रोट गला था। उनकी आंटी उन्हें बताती है कि जो काका है उसको कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी डिजीज़ से वो सफ़र है, गॉइट्रे। गॉइट्रे जो है डिजीज़ है थायराइड ग्लैंड की। काका का जो थायराइड ग्लैंड था वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा था कौन सा हार्मोन, थायरोक्साइन। जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, थायरोक्साइन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, तो कौन सी डिजीज़ होती है, गॉइट्रे। उनकी आंटी उनको ये भी बताती है कि उनके अंकल जो हैं उनको भी कौन सी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका पैंक्रियास जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। मीन्स जब ये हार्मोन की प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम होती है तब भी डिजीज़ बनती हैं। हाँ, डिजीज़ का कारण कौन हो रहा है, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। बूचो और पहेरी तब अपनी आंटी से पूछते हैं एडर्नल ग्लैंड के कारण, जो उन्होंने चार्ट पे देखा था, शो किया था, जो वहाँ पे टंगा हुआ था क्लिनिक के अंदर। उनकी आंटी उन्हें बताती है कि एड्रेनल ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करते हैं वो हार्मोन जो मेंटेन करते हैं साल्ट के बैलेंस को, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। एड्रेनल प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन एड्रेनलिन, याद रखिए इसके नाम के साथ ही रिलेटेड है। एड्रेनल जो होते हैं वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एड्रेनलिन, जो हेल्प करते हैं बॉडी को एडजस्ट करने में स्ट्रेस। अगर जैसे कोई एकदम बहुत गुस्सा हो जाए, एम्बैरस हो जाते हैं, वरीड, परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब कि उनका जो हार्मोन एड्रेनलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, किसके द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड के कारण। थायराइड और एड्रेनल जो हैं वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन
जब उन्हें मिलते हैं, मतलब पहुँचे, उनके पास ऑर्डर आता है, तभी वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये ऑर्डर कहाँ से आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनके हार्मोन्स के थ्रू। पिट्यूटरी सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी साथ साथ में क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जो बहुत नेसेसरी है नॉर्मल जो ग्रोथ है किसी भी पर्सन की। मीन्स जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? कौन से ग्लैंड पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही है जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट है, क्या रोल होता है हार्मोन का कंप्लीट करने में लाइफ हिस्ट्री किसकी? इंसेक्ट की और फ्रॉग की। ह्यूमन बींग्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, आपने पढ़ा था लाइफ हिस्ट्री किसकी? सिल्क मॉथ की, फ्रॉग की, ये डिस्कस की है कि कैटरपिलर जो होते हैं वो पास होते हैं, करते हैं अलग अलग स्टेजेस को और पहुंच जाते हैं एडल्ट मॉथ बन जाते हैं। आपको क्लास 7th में याद होगा स्टेजेस जो थी लाइफ हिस्ट्री सिल्क मॉथ की। सिमिलरली टैडपोल के बारे में अभी आपने 8th क्लास में पढ़ा, सर्टेन स्टेजेस पढ़ी उसकी, कैसे लार्वा से टैडपोल वगैरह बनता है, चैप्टर 9 में डिस्कस किया ना हमने मेटामॉर्फोसिस की फेज। ये जो चेंज होता है लार्वा से एडल्ट में उसे हम कहते हैं ना मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो होती है इंसेक्ट में उसे कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट हार्मोन। मीन्स इस प्रोसेस को भी हार्मोन से जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। फ्रॉग में ये कंट्रोल कौन करता है? थायरॉक्साइन हार्मोन, जो प्रोड्यूस कौन करता है? थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्साइन की प्रोडक्शन जो है रिक्वायर किसके लिए है? प्रेजेंस होती है आयोडीन की वाटर में। अगर वाटर जो है, इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग, जो टैडपोल की ग्रोथ कहाँ पे होती है? पानी के अंदर होती है। अगर उनके अंदर सफिशेंट क्वांटिटी नहीं होगी आयोडीन की तो टैडपोल कभी भी एडल्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, याद रखिए, अगर पानी के अंदर, जिसके अंदर पानी के अंदर टैडपोल की ग्रोथ होती है, अगर उनके अंदर सफिशेंट क्वांटिटी नहीं होगी आयोडीन की तो टैडपोल की ग्रोथ कभी नहीं होगी, एडल्ट नहीं बनेंगे। तो थायरॉक्साइन की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि पानी के अंदर क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए, जिसके अंदर टैडपोल की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, कलेक्ट कीजिए इन्फॉर्मेशन मैगजीन से या डॉक्टर से और एक नोट बनाइए। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग, क्या इंपॉर्टेंस है? आयोडा बोलते हैं ना, आयोडीन नमक लेना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या आप इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है आयोडीन नमक की। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या होती है? फिजिकल और मेंटल वेलबींग, फिजिकली और मेंटली फिट होना इंडिविजुअल का, उसे इंडिविजुअल की हेल्थ कहा जाता है। जो भी इंडिविजुअल फिजिकली और मेंटली फिट हो हम उसे कहते हैं कि इंडिविजुअल की हेल्थ जो है ठीक है। बॉडी को हेल्दी, और हर एक ह्यूमन बीइंग को किसी भी एज में क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो किसी भी एज में हो, उसे क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए। पर्सनल को अपनी पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए और लगातार फिज़िकल एक्सरसाइज जो हैं वो लेते करते रहना चाहिए। और जब एडोलेसेंस का पीरियड हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। उस टाइम पे अपनी साफ़ सफाई रखना, बैलेंस डाइट खाना, एक्सरसाइज वगैरह करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता रहता है। कौन सी न्यूट्रिशनल ज़रूरतें कौन सी होती हैं एडोलेसेंस की? आपको हमने पहले डिस्कस किया कि एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है बॉडी की। इसलिए जो डाइट होती है एडोलेसेंट की, उस वो प्लान्ड होनी चाहिए पहले से ही। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बैलेंस डाइट के बारे में, याद है बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है? वो खाना जिसके अंदर प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स हों, विटामिन्स हों, वो भी अच्छी मात्रा में। हमारी जो इंडियन मील्स है जिसमें रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, वेजिटेबल हैं, ये बैलेंस्ड मील ही है। मिल्क भी एक बैलेंस फूड है अपने आप में। फ्रूट्स भी हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों के लिए मदर मिल्क, छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें मदर मिल्क में सारे के सारी नरिशमेंट होती हैं जो भी इनको चाहिए हों। जितने भी न्यूट्रिशन बच्चों को चाहिए होते हैं उन्हें मदर की मिल्क में मिल जाते हैं। आयरन किसको बनाता है? ब्लड को बनाता है। आयरन रिच फूड जो होता है जैसे कि लीफी वेजिटेबल हो गए, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला जिसे बोलते हैं, ये चीज़ें अच्छी होती हैं एडोलेसेंट पीरियड में। चेक कीजिए आइटम लंच के लिए, डिनर के लिए अपने खाने में कि आप कौन कौन सी आइटम लेते हैं लंच में, डिनर में। क्या जो आप खाना लेते हैं वो बैलेंस है? क्या उसमें न्यूट्रिशन है? क्या उसके अंदर सीरियस दालें वगैरह हैं जो आपको एनर्जी दें? और मिल्क, मीट, नट्स, पल्सेस जो आपको प्रोटीन दें आपकी ग्रोथ के लिए। साथ में उसके अंदर फैट्स और शुगर हैं जो आपको एनर्जी दें। क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो आपको प्रोटेक्टिव फूड्स वगैरह हैं। चिप्स और पैक्ड जो स्नैक्स वगैरह आप खाते हो वो टेस्टी तो बहुत लगते हैं खाने में, ठीक है, लेकिन आपने उसे रेगुलर खाने में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता?
न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, दे आर जस्ट फॉर टेस्ट। आपका टेस्ट कर बना सकते हैं लेकिन आपको कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक ग्रुप बनाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, नेम लिखिए उन आइटम्स का जो आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, क्या खाया था प्रीवियस डे। आइडेंटिफाई कीजिए आइटम जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। साथ में आइडेंटिफाई कीजिए जंक फूड जो आपने पिछले दिन खाया था। यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, आइडिया लीजिए पिक्चर से, जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई हैं, चार्ट बनाइए, पोस्टर बनाइए, पेस्ट कीजिए उन्हें क्लास में, ताकि आपको पता चले कौन सी डाइट जो है वो होनी चाहिए एडोलेसेंट पीरियड में। आप यूज़ कीजिए अपने आइडिया जो भी हैं क्रिएटिव आइडिया और प्रेजेंट कीजिए उन्हें एडवर्टाइजमेंट में। आप एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस पे, इसी टॉपिक पे। नेक्स्ट आपका पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई। हर किसी को नहाना चाहिए एक बार दिन में, ये बहुत ही ज़रूरी है टीनेजर के लिए। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुबर्टी बहुत ज़्यादा जो है स्वेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस टाइम पे स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को स्मेली बना देते हैं। सारे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उन्हें साफ़ सफाई करनी चाहिए, उनको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और हर रोज़ अगर आपने अपनी साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो चांसेस हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन के। गर्ल्स को स्पेशल केयर रखनी पड़ती है, अपनी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन में। उनको याद रखना चाहिए अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और याद रखना चाहिए, प्रिपेयर रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कब ये ओकर हो सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन या क्लीन होममेड पैड्स वगैरह हैं वो यूज़ करने चाहिए, चेंज करने चाहिए एवरी 4 से लेके 5 आवर्स तक ये पैड जितनी रिक्वायरमेंट हो। फिज़िकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्लेइंग, वो भी फ्रेश एयर में, वो बॉडी को फिट और हेल्दी बनाती है। जितने भी यंग बॉयज़ गर्ल्स हैं उन्हें वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और आउटडोर गेम्स जो हैं वो खेलनी चाहिए। एंड देन से नो टू ड्रग्स। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, ज़्यादा एक्टिविटी होती है बॉडी में, माइंड में भी। ये एक नॉर्मल पार्ट होता है हमारी ग्रोथ का। तो इसीलिए इस पीरियड में जो चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आते हैं उसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनसिक्योर फील नहीं करना। अगर आपकी बॉडी आपको सजेस्ट करती है यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी आपको कोई भी ये सुझाव देता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है, जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, कि इसके लिए आपने कोई मेडिसिन लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कीजिए, इस डॉक्टर को दिखाइए, ऐसा कुछ नहीं। से नो। ठीक है, जब तक आप डॉक्टर आपको ना प्रेस्क्राइब करे, कोई आपको कोई मेडिसिन देता है वो मत नहीं खानी है। अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम लगता भी है तो सीधे डॉक्टर के पास जाइए, जब आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देंगे तभी आपने मेडिसिन वगैरह ड्रग्स वगैरह लेने हैं। ड्रग्स यहाँ पे मेडिसिन का केस है। ड्रग्स आर एडिक्टिव, क्योंकि अगर एक बार आपने खाई तो आपको आदत पड़ जाएगी। अगर आपको ऐसा लगेगा कि इसको आपको बार बार खाने का मन करेगा और ये नुकसान पहुंचाएगा आपकी बॉडी को बहुत लंबे समय तक। ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, आपकी हैप्पीनेस को नुकसान पहुंचाएगा। आपने सुना होगा एड्स, जिसके कारण क्या है, डेंजरस वायरस HIV। ये वायरस जो है वो पास होता है एक नॉर्मल पर्सन को, कहाँ से, इन्फेक्टेड पर्सन से। कैसे? जब वो शेयर करते हैं सिरिंजेस जो यूज़ होती हैं इंजेक्ट करने के लिए ड्रग्स जो नशे का काम करते हैं। ये भी 800 ट्रांसमिट होता है इन्फेंट को उसकी इन्फेक्टेड मदर से थ्रू हर मिल्क से। तो वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कंटेक्ट से, पर्सन इन्फेक्टेड से। वो कौन है यहाँ, इसका नाम क्या है, HIV। ये सब आपने ऑलरेडी TV वगैरह पे देखते रहते हैं इसके बारे में। ये भी बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है, इसीलिए ड्रग्स वगैरह जो हैं वो आपने नहीं लेने हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम मिलते रहे। थैंक यू।